हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, कहाँ हो आप सब? हेलो जी, हेलो, गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग। आ जाओ भाई, चैप्टर के लास्ट के कुछ टॉपिक्स है जो हमें कवर करने और बढ़िया से जिनको हम कवर कर लेंगे तो हमारा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब सबसे पहले तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं पिछले लेक्चर्स के दौरान हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था। तो बेटा जो पिछले लेक्चर थे ना इस चैप्टर के, वो थे हमारे समायोजता वाले पार्ट पर, जिसमें हमने संरचनात्मक समायोजता देखा, फिर त्रिविम समायोजता के अंदर दो भाग देखे, ज्यामितीय समायोजता और प्रकाशिक समायोजता। उनको अच्छे से देखा, उन पर बढ़िया से प्रश्न भी लगाए और सारे कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से समझते हुए इनको कंप्लीट किया। प्रकाशिक समायोजता खत्म हो चुका है, ज्यामितीय समायोजता खत्म हो चुका है इस चैप्टर के अंदर। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर के कुछ और छोटे छोटे टॉपिक जो हमें पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आता है कार्बधात्विक यौगिक। इनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। फिर उपसहसंयोजक यौगिकों के अनुप्रयोग और एक ट्रांस प्रभाव। ये तीन टॉपिक है जो हमें पढ़ना है और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, अब स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो अब बेटा ठीक है, क्रिकेट मैच हार गए हम, कोई बात नहीं, ठीक है, हर एक का एक दिन होता है, कल अपना दिन नहीं था, बैड लक था, ओके कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब हम एक नई शुरुआत भी करेंगे। अब टीम इंडिया में जो कुछ कमियां रह गई, कमियां तो थी नहीं, बस उस एक मैच की वजह से थोड़ा बहुत ये रह गया, थोड़ा बहुत, ठीक है, ओवर एक्साइटमेंट की वजह से शायद हार गए, ठीक, ओके। तो चलिए अब वापस से अपन टॉपिक पर आते हैं, वरना तुम्हें 5 मई को फिर ज्यादा बुरा लगेगा। आज बुरा लग रहा है, उससे ज्यादा बुरा 5 मई को लगेगा अगर वो एग्जाम बढ़िया नहीं गया तो, ठीक है। 6 मई को ज्यादा बुरा लगेगा फिर। हाँ, अब हेडिंग डाल लो, कार्बधात्विक यौगिक, कार्बधात्विक यौगिक, कार्बधात्विक यौगिक, कार्बधात्विक यौगिक, ठीक है, कार्बधात्विक यौगिक, ठीक है। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। फटाफट से इस चैप्टर को खत्म करते हैं बेटा, कोशिश करेंगे कि आज हम इस चैप्टर को खत्म कर दें, ठीक है। तो उसमें आपका साथ चाहिए, बढ़िया से अच्छे से पढ़ना, इधर उधर की कोई फालतू बातें मत करना प्लीज, पढ़ना है हमें अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है, ओके। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, सबसे पहले तो मैं बात करूं, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं बेटा, इस चैप्टर में थोड़ा छोटा सा टॉपिक रखा है, लेकिन इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हमें इसको भी जानना जरूरी है। सबसे पहले मैं कहूं तो कार्बधात्विक यौगिक क्या है, तो नाम से पता चल रहा है धातु कार्बन के बीच में बंद होगा, ऐसे यौगिक कार्बधात्विक यौगिक कहलाएंगे। वे यौगिक जिसमें धातु परमाणु सीधा कार्बन से अटैच होता है कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। तो वे यौगिक जिनमें धातु एवं कार्बन के मध्य बंध बंध उपस्थित होता है, कार्बधात्विक यौगिक कहलाता है, कार्बधात्विक यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्बधात्विक यौगिक कहलाता है, जिसमें मेटल डायरेक्ट अटैच हो कार्बन एटम के साथ, डायरेक्ट अटैच हो। जैसे कि देखो उदाहरण, जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पर मैं कुछ उदाहरण लिखवाना चाहता हूं। जैसे कि अगर मैं बात करूं टेट्रा एथिल लेड, पीबी, या फिर ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक है, C2H5 पीबी, टेट्रा एथिल लेड। आप देखोगे तो यहां पर लेड बेटा कार्बन परमाणु के साथ अटैच होता है, ठीक है। एथिल के जो कार्बन परमाणु है वो इसके लेड के साथ अटैच होते हैं। इसका नाम है टेट्रा एथिल लेड, ये एक कार्बधात्विक यौगिक है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर बोलूं जैसे कि RLi, ये हमारे ऑर्गेनिक में काम आएगा। एल्किल लिथियम, धातु एल्किल मतलब एल्किल समूह, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कोई भी, तो ये है आपके पास एल्किल लिथियम। थर्ड R2CuLi, ठीक है, डाई एल्किल कॉपर लिथियम, दो तो एल्किल एक कॉपर लिथियम, डाई एल्किल कॉपर लिथियम। ये क्या है? कुछ कार्बधात्विक यौगिक है। ये तो कुछ ऐसे जो हमारे ऑर्गेनिक में काम आते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पर और लिखवाना चाहूं जैसे कि सिलिकॉन, यह भी क्या होते हैं बेटा? एल्किल क्लोरोसिलिकॉन। ये होते क्या है? ये भी कार्बधात्विक यौगिक है, इसमें कार्बन सिलिकॉन से अटैच रहता है, ठीक है। सिलिकॉन, इनके बारे में पी ब्लॉक में, जो पी ब्लॉक थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगा उसमें बता दूंगा, ठीक है। पी ब्लॉक में सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकेट क्या होता है, इनके बारे में वहां जान लेंगे, ठीक है, ओके। सिलिकॉन हो गया इनके बारे में। और अगर मैं यहां पर और एग्जांपल लिखवाना चाहूं, जैसे कि मैं आपसे बोलूं, जैसे कि मैं बोलूं आपसे CH3ONA, क्या यह एक कार्बधात्विक यौगिक है? अगर मैं अभी तक के कंपाउंड देखूं और इस कंपाउंड में देखूं, इसमें भी मेटल है, सोडियम, इसमें भी कार्बन है, क्या ये कार्बधात्विक कंपाउंड है? हम, और अगर मैं एक कंपाउंड और लिखूं CH3MgBr, ज्यादा इनके बारे में बात नहीं करूंगा, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अभी मैं आपसे यहां पे बोलूं क्या ये एक कार्बधात्विक यौगिक है? तो यहां पर कार्बन तो है लेकिन बीच में ऑक्सीजन फिर सोडियम है, तो सोडियम डायरेक्ट कार्बन से अटैच नहीं है, यह कार्बधात्विक यौगिक नहीं है। लेकिन यहां मैग्नीशियम इस कार्बन से अटैच है बेटा, ठीक है, क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन से, तो ये कार्बन डायरेक्ट मैग्नीशियम धातु से अटैच है, तो ये कार्बधात्विक यौगिक, इसका नाम है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, इनके बारे में। तो ये कंपाउंड जिसमें कार्बन डायरेक्ट मेटल से अटैच है, उन कंपाउंड्स को कहा जाता है कार्बधात्विक यौगिक। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हम इनको पढ़ना ही है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो उपसहसंयोजक यौगिक है, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें केंद्रीय परमाणु कार्बन परमाणु के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है। ये तो हमने दिखाई देखा, ठीक है, ये तो हमने कुछ कंपाउंड्स देखे, एक बार इनको नोट डाउन कर लो, फिर हम जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के लिए उन पर हम बात करते हैं, ठीक है, ओके। तो अब इन पर हम चर्चा करते हैं बढ़िया से अच्छे से, सारी चीजें एकदम सिंपल है। अब देखो ध्यान से, यहां पर याद करो, मैंने आपको जब लिगेंडों का वर्गीकरण पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था, एकीकरण पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था, एक होते हैं सामान्य लिगेंड, एक होते हैं असामान्य लिगेंड। सामान्य लिगेंड क्या होते थे बेटा? सामान्य लिगेंड वे लिगेंड होते थे जो केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म ही दान करते थे। यस और नो? कि सर एक लिगेंड ऐसे जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेंगे, सामान्य लिगेंड। दूसरे लिगेंड ऐसे सर जो दान करके सिग्मा बंध बनाएंगे लेकिन वापस इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, पाई बंध बनाएंगे, ऐसे। और ये थे आपके पास पाई अम्ल लिगेंड जो कि पाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते थे। अब इसी के अंदर एक कैटेगरी और है जो कि हमें देखनी है और उसी से हमें ये पूरा काम कंप्लीट करना है। एकदम सिंपल है, एकदम आसान है, हाँ जी। उससे पहले उनके बारे में आपको बता देता हूं, हाँ जी। पाई दाता लिगेंड, थोड़ा सा इसके बारे में जान लो, ठीक है, जो देते भी पाई इलेक्ट्रॉन ही है और लेते भी फिर पाई इलेक्ट्रॉन ही है, हाँ जी। कभी आपने सुना है पहला ही बंद पाई बंद बने? कभी नहीं सुना। लेकिन यहां पे जो परमाणु है वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन दान करता है केंद्रीय परमाणु को। देखो ध्यान से, पाई दाता लिगेंड जो बंध निर्माण की प्रक्रिया में
अपने पाई इलेक्ट्रॉन दान करें, बाई इलेक्ट्रॉन दान करें। अब ऐसे कौन से हैं, जैसे कि देखो उदाहरण C2H4 इथाइन, ठीक है। इथाइन की संरचना आप सबको पता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 होती है। तो ये इसके अपने जो ये पाई बंध है, इस पाई बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ये केंद्रीय परमाणु को दान कर सकता है, ठीक है। ये है आपके पास C2H4 इथाइन। इथाइन के अंदर या सॉरी एथीन, ठीक है, एथीन के अंदर जो ये पाई बंध है बेटा, यह पाई बंध आसानी से दान किया जा सकता है, ठीक है। ये भी लिगेंड की तरह बिहेव करता है। और ये क्या करता है, इस पाई कितने पाई बंध है सर, एक पाई बंध है, तो ये क्या करता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन दाता होता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन दाता होता है बेटा, ठीक है। और इसका नाम लिखते हैं अपन, इसका नाम लिखते हैं अपन, यहां साइड में लिख देता हूं ईटा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन दाता होता है बेटा, ठीक है। और इसका नाम लिखते हैं अपन, इसका नाम लिखते हैं अपन, यहां साइड में लिख देता हूं ईटा, ईटा, ये जो एन बना रहा हूं इसको थोड़ा सा लंबा खींच देना, ईटा, इसको बोलते हैं ईटा टू एथीन, ईटा टू एथीन। अब ये ईटा क्या है इसके बारे में भी बताऊंगा, पहले बस आप उदाहरण लिख लो। C2H4 जिसकी संरचना ऐसी है, यह 2 पाई इलेक्ट्रॉन दाता होता है, इसका नाम ईटा टू एथीन होता है। दूसरा कंपाउंड C5H5 माइनस, C5H5 माइनस क्या है ये, देखो जरा, बस अभी आपको लिखना है, ये एक पाई बन, ये एक पाई बन, यहां पर ऋणावेश C5H5 माइनस 2 पाई इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन दाता होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन दाता है, ये होता है आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन दाता C5H5 माइनस, ठीक है। ये ऑर्गेनिक में भी हम पढ़ेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड होता है बेटा। इसका नाम है साइक्लो, चक्रीय वाले के लिए, पेंट 5 कार्बन के लिए, 2 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड ये, एक डबल बॉन्ड ये, साइक्लोपेंटाडाई इन होता अगर ये उदासीन होता है, ऋणावेशित है इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाई इनाइल। इसका नाम है ईटा 6, ईटा 6 सॉरी ईटा 5, ईटा 5, ईटा 5, ईटा 5 क्योंकि 5 कार्बन इसमें, ईटा 5 साइक्लो पेंटाडाई इनाइल, 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 साइक्लोपेंटाडाई इनाइल, साइक्लोपेंटाडाई इनाइल, साइक्लोपेंटाडाई इनाइल आयन, ये इसका नाम है, ठीक है, साइक्लोपेंटाडाई इनाइल, ये इसका नाम है। और इसी तरीके से बेटा C6H6 जिसको हम बेंजीन बोलते हैं, इसमें भी 1 पाई बन, 2 पाई बन, 3 पाई बन, 3 पाई का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन दाता ये होती है, ठीक है। इसका नाम है ईटा 6 बेंजीन। एक बार ये 3 लिगेंड आप देख लो अच्छे से, इनको नोट डाउन कर लो, ठीक है। एक तो एथीन है, एक C5H5 रेनाइन है और एक C6H6 बेंजीन है। ईटा शब्द कार्बन परमाणु की संख्या, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। यहाँ पर जहां लिख लेना, यहाँ जगह ना हो तो लिख लेना बेटा, आपकी जगह तो होगी सही, ठीक है। यहाँ ईटा क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या, हाँ जी। ईटा इसको क्या बोलते हैं, ईटा, 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 ठीक है। आपने बायोफिजिक्स में पढ़ा होगा इसके बारे में। तो एक बार ये समझ लो, अगर संकुल में ये लिगेंड है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर के बराबर। C5H5 माइनस है, C5H5 माइनस को बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाई इनाइल, तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को दान करता है, ये भी अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को दान करता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन दाता ये होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन दाता ये होता है, ठीक है। तो यहां पर ये भी 3 लोन पेयर, ये भी 3 लोन पेयर दे रहा है, कहने की बात ये, ओके। तो साइक्लोपेंटाडाई इनाइल आयन ये है और ये ईटा 6 बेंजीन, इतना क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से कुछ कार्बधात्विक उपसहसंयोजक यौगिकों के उदाहरण है। कार्बधात्विक देखो, इन सब में कार्बन कार्बन है, ये केंद्रीय परमाणु के साथ कैसे बंध बनाते हैं ये हमें देखना है। क्लियर हो गया तीनों के तीनों, एथीन, साइक्लोपेंटाडाई इनाइल और बेंजीन। अब देखो ध्यान से यहां पर, हाँ जी, कार्बधात्विक, कार्बधात्विक उपसहसंयोजक, उपसह संयोजक, संयोजक यौगिकों के उदाहरण, इनके उदाहरण। पहला कंपाउंड शायद कुछ ने तो पढ़ाई होगा पहले, जाइसे लवण, पहला कंपाउंड जाइसे लवण, जाइसे लवण, जाइसे लवण। अगर हम बात करें जाइसे लवण के बारे में बेटा, अगर हम बात करें जाइसे लवण के बारे में, तो यहां पर एक होता है आपके पास, चलो ये लिख देता हूं, पोटेशियम, फिर प्लेटिनम, 3 क्लोरीन और यहां पर ईटा 2 C2H4, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड को बोलते हैं जाइसे लवण, जिसमें एक पोटेशियम बाहर, प्लेटिनम केंद्रीय परमाणु, 3 क्लोरीन और यहां पर एथीन इसके साथ अटैच होती है। तो यह जरा देखो ध्यान से, एक कार्बधात्विक कंपाउंड होता है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं प्लेटिनम की समन्वय संख्या देखी जाए तो यहां पर तो 3 तो ये और एक लिगेंड ये, समन्वय संख्या 4, प्लेटिनम समन्वय संख्या 4 में वर्गाकार संकुल ही बनाता है, ठीक है, ओके। तो यहां पर जरा देखो ध्यान से, इसका वर्गाकार संकुल 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन इसके साथ उपसहसंयोजक बना दिया। जबकि यहां पर जो ये एथीन होती है बेटा, एथीन में ये 2 हाइड्रोजन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यह जो पाई बंद है ये दान किया जाता है, समझ में आया? थोड़ा गचपच हो गया तो इसको सिंपल और बना देता हूं, ठीक है। हाँ जी, प्लेटिनम 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, Cl 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 और यहां पर ये CH2 ऐसे बना देता हूं, CH2, यह जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसको दान किया जाता है और यहां पर एक पोटेशियम बाहर होता है। यह है आपका जाइसे लवण। अब इसके अंदर देखिए तो सर प्लेटिनम पर आवेश कितना आएगा, देखो पोटेशियम +1 दर्शाता है, ये उदासीन है, -1 -1 -1 टोटल -3 ऋणावेश, +1 धनावेश, ठीक है, लेकिन -2 फिर बचा है, +2 आवेश होता है। ये कंपाउंड है ईटा 2 एथीन, ठीक है। और यहां पर इस तरीके से हम इस कंपाउंड को शो कर सकते हैं, ठीक, और आराम से आप यहां पे बता सकते हैं इस कंपाउंड को। क्लियर? अब बात करें इस कंपाउंड का नाम क्या लिखेंगे। इस कंपाउंड का नाम लिखा जाएगा सिंपल सा पोटेशियम, सबसे पहले बाहर वाला आयन पोटेशियम, ये एथीन और ये है क्लोरो। एथीन की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है और क्लोरो की सी से स्टार्ट होती है, तो पोटेशियम ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, पोटेशियम ट्राइक्लोरो। फिर आ जाएगा ईटा 2 एथीन, ईटा 2 एथीन। प्लेटिनम ऋणावेशित संकुल में है, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट सेकंड, ये हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा, है एकदम सिंपल।
पहला कंपाउंड जाइसेलेवन। जाइसेलेवन ये होता है बेटा जिसमें प्लेटिनम, अब आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि सर ये क्या लिखा होता है, तो इस तरीके से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। एकदम सिंपल है, एकदम आसान है। दूसरा देखो फेरोसीन। फेरोसीन फेरोसीन अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर Fe eta 5 C5H5 होल ट्वाइस ये कंपाउंड होता है फेरोसीन। फेरोसीन ये कंपाउंड होता है बेटा eta 5 C5H5 होल ट्वाइस। अब आपको ये पता है कि भैया C5H5 का नाम क्या है, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल, ठीक है ओके, और ये एक रिनाइन है, तो मतलब एक पर -1 2 पे -2 उसको बैलेंस करने के लिए +2, तो आपसे पूछा जाए फेरोसीन में Fe पर आवेश कितना होता है, +2 होता है। पहली बात तो ये क्लियर, ओके ठीक है। इस कंपाउंड को सैंडविच कंपाउंड भी कहा जाता है। सैंडविच कंपाउंड कैसे कहा जाता है अभी बताता हूं। सैंडविच यौगिक, सैंडविच यौगिक भी इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर दो पंच सदस्यीय वलय होती है, उनके बीच में Fe+2 आयन उपस्थित होता है। देखो ध्यान से, इसकी संरचना ऐसी, डबल बॉन्ड और यहां पर आएगा ऋणावेश। जरा देखो ध्यान से, यह जो ऋणावेश है बेटा, सुनना मेरी बात, यह जो ऋणावेश इस डबल बॉन्ड के साथ भी अनुनाद दर्शा रहा है, इस डबल बॉन्ड के साथ भी अनुनाद दर्शा रहा है, मतलब पूरी वलय में अनुनाद है। और क्या घूम रहा है, माइनस आवेश घूम रहा है। पूरी वलय में अनुनाद है और पूरी वलय में अनुनाद हो तो एक यहां पर सर्कुलर रिंग बना सकते हैं क्या, एक चक्रीय वलय बना सकते हैं क्या, यस। और जिसमें क्या घूम रहा है, -1 घूम रहा है, ये ऋणावेश घूम रहा है, तो यहां पर ऐसे माइनस दर्शा सकते हैं। तो इसमें जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये किसके साथ बॉन्डेड है, Fe+2 के साथ बॉन्डेड है। सेम इस तरीके से एक पंच सदस्यीय वलय नीचे भी बना सकते हो आप, ठीक है। इसमें भी ये टोटल अनुनाद और ये माइनस इसके साथ बॉन्डेड है, इस तरीके से आप इसको दर्शा सकते हो। तो ये है आपके पास फेरोसीन कंपाउंड, जिसमें ऊपर भी बेंजीन, ऊपर भी ये C5H5, नीचे भी C5H5, बीच में मसाला। जैसे ब्रेड की दो ब्रेड है, उनके बीच में बढ़िया से आपने बढ़िया से अच्छे से उसमें पहले धनिया की चटनी लगा दी, फिर उसके बाद दूसरी चटनी लगा दी, फिर उसमें ये सॉस लगा दिया, फिर उसके ऊपर चीज स्लाइस लगा दी, फिर एकदम बढ़िया से उसके ऊपर टमाटर वगैरह सलाद वगैरह लगा दिया, फिर खा रहे एकदम वैसे, ठीक है। तो ऊपर एक स्लाइस नीचे, बीच में यहाँ पर Fe+2 आयन। अब इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है सिंपल सा साइक्लोपेंटा डाइइनाइल आयरन। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पे जरा वापस से आपको गौर करना पड़ेगा। गौर क्या करना पड़ेगा कि लिगेंड IUPAC नाम लिखा जाए तो क्या लिखा जाए, इसका IUPAC नाम लिखा जाए तो क्या लिखा जाए। तो जरा देखो ध्यान से, लिगेंड कौन सा है, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल। क्या लिगेंड के नाम में डाई शब्द आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या लगाते हैं, फिर जितनी संख्या है 2 है तो 20 इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, 20। तो इसका नाम होता है बेटा बिस eta 5, बिस eta 5 साइक्लोपेंटा डाइइनाइल ही लिखते हैं, इनाइलेट नहीं लिखते हैं, ठीक है। साइक्लोपेंटा डाइइनाइल ब्रैकेट बंद आयरन, ठीक है, क्योंकि धनात्मक उदासीन संकुल इसलिए आयरन आ जाएगा, आयरन ब्रैकेट में आवेश 2 आ जाएगा, आयरन सेकंड। ये लिख लो फेरोसीन दूसरा कंपाउंड, ठीक है। Fe+2 में होता है, ये इस तरह का कंपाउंड है, और आप अच्छे से इसके लिए सारी बातें देख सकते हो, अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और एक बेंजीन एक ये पंच सदस्यीय वलय 6 इलेक्ट्रॉन दान करती है, 6 इलेक्ट्रॉन ये दान करती है, 6 इलेक्ट्रॉन ये दान करती है। आराम से कर सकते हो, एकदम बढ़िया तरीके से कर सकते हो, अच्छे से आप यहां पर इनको देख सकते हो। क्लियर बेटा, साथ के साथ नोट करते जाना, ठीक है। इन कंपाउंड का सबसे ज्यादा याद करने वाला लेक्चर मैं मानूंगा, क्योंकि आज याद करने का मटेरियल ज्यादा आएगा, ठीक है। आज का लेक्चर सबसे ज्यादा याद करने वाला, क्योंकि लास्ट का टॉपिक होता है थोड़ा सा याद करने वाला। ओके, ये क्लियर हो गया। अब इसी के साथ अगला है एक और सैंडविच कंपाउंड, ठीक है, क्रोमियम eta 6 C6H6 होल ट्वाइस। क्रोमियम eta 6 C6H6 ये भी एक सैंडविच यौगिक होता है। इसमें क्रोमियम उदासीन होता है, कोई आवेश नहीं होता। ओके, तो जरा देखो इस कंपाउंड की संरचना सेम, ऊपर भी बेंजीन है, नीचे बेंजीन है, बीच में क्रोमियम होता है। ये बेंजीन, ये क्रोमियम, नीचे बेंजीन। हाँ जी, ये है बेटा आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ये है आपके पास यहाँ पर सैंडविच कंपाउंड। ओके, अगर आप इसका नाम लिखना चाहेंगे बिस, क्योंकि 2 बार इसलिए बिस लग जाएगा, eta 6 बेंजीन क्रोमियम, कोई आवेश नहीं इसलिए 0, ये इस कंपाउंड का नाम है, ठीक है। तो ये है आपके पास कुछ कार्बधात्विक उपसहसंयोजक यौगिक, कुछ कार्बधात्विक उपसहसंयोजक यौगिक। हाँ जी सर जी, पी पर आवेश, क्लास चल रही है बेटा, एकदम क्लास चल रही है। बी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, बी का कोऑर्डिनेशन नंबर 20, बी का बेटा, बी का कितना आएगा, 6 आएगा ना, क्योंकि 3 ये दे रहा है लोन पेयर, 3 लोन पेयर ये दे रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6 आएगा। अमन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर, तो 6 का मतलब 3 लोन पेयर ये देगा, 3 लोन पेयर ये देगा। बिस क्यों लगाया, बिस इसलिए लगाया ना कि नाम में डाई आ रहा है इसके। अब बेंजीन में बिस क्यों लगाया, क्योंकि बेंजीन का IUPAC नाम थोड़ी है, बेंजीन में तो क्या है 3 पाई बंदे तो ट्राई आता उसका। अब आप बोल रहे हो सर बेंजीन में बिस क्यों लगाया, अरे पागलो इधर देखो ध्यान से, बेंजीन का IUPAC नामकरण करोगे तो क्या आएगा, बेंजीन का IUPAC नामकरण करोगे तो क्या आएगा सर, साइक्लो, फिर हेप्टाइल है, साइक्लोहेक्स, फिर 1 फिर 2 फिर 3 ट्राई इन हो गया ना, साइक्लोहेक्स 1, 3, 5 ट्राई इन लिखोगे। हाँ, तो नाम में ट्राई शब्द आ रहा है, इस वजह से हमने वहां पे बिस लगाया। क्लियर है मामला बेटा, होमवर्क आज भी डाला है मैंने, शायद आज भी मैंने होमवर्क डाला है, टेंशन मत ले। क्लियर हो गया, अरे हो गया। इसमें 6 पाई कहां से आ गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन के अंदर, कैसे बालक हो यार, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पाई 1 में, 2 इलेक्ट्रॉन इस पाई 1 में, 2 इलेक्ट्रॉन इस पाई 1 में, 6 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं हुए क्या। क्लियर हो गया, ओके। और जरा देखो इससे पहले वाले में, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और इस ऋणावेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, जो कि ऋणात्मक में पार्टिसिपेट करेंगे, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए ना, वो भी तो पाई 1 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। क्लियर, ओके। अब आगे, ठीक है मामला। ये एनसीईआरटी में कहां है बेटा, पीछे देखना मिल जाएगा इस चैप्टर के अंदर। लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक ये है कि सर ये जो कार्बधात्विक उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं, ये हमारे डेली लाइफ में कहां पर इस्तेमाल होते हैं, इन कार्बधात्विक उपसहसंयोजक यौगिकों के क्या अनुप्रयोग है, क्या एप्लीकेशन है। तो आप हेडिंग डाल लो, उपसहसंयोजक यौगिकों के अनुप्रयोग, उपसहसंयोजक यौगिकों के अनुप्रयोग, उपसहसंयोजक यौगिकों के अनुप्रयोग। देखो ध्यान से, जैसे कि मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में मुझे पता करना है निकल प्लस आयन है या नहीं है, या कॉपर का परीक्षण करना हो, या सल्फर का परीक्षण करना हो, या फेरस आयरन का, फेरस का परीक्षण करना हो, फेरिक का परीक्षण करना हो, कॉपर +2 आयन का परीक्षण करना हो, तो उपसहसंयोजक यौगिक हम इस्तेमाल करते हैं।
कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सारी जानकारियां मैं यहां पर आपको बताऊंगा। तो बढ़िया से अच्छे से आपको इनको समझना है, अच्छे से क्लियर करना है और बढ़िया से इनको आपको छापना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि पहली बार में आपको समझ में ना आए, तो घर जाकर के बढ़िया से रिवाइज करना, फिर क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चे जिन्होंने पहली बार पढ़ेंगे उनकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ओके, क्योंकि रिएक्शन आएगी तो फिर आप वापस से सोचोगे यार ये कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा, वो सब बातें। तो अब जरा देखो ध्यान से यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से यहाँ पर ये चलती है, सारी बातें हमें देखनी है, अच्छे से क्लियर करनी है। तो कुछ उपसहसंयोजक यौगिकों के यहाँ पर हम अनुप्रयोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर उपसहसंयोजक यौगिकों की मदद से हम निकल +2 आयन का परीक्षण कर सकते हैं। निकल +2 आयन की पहचान हम कर सकते हैं। अगर मान लो इसमें निकल +2 आयन उपस्थित है तो मैं क्या करूं जिससे मुझे पता चल जाए कि इसमें निकल +2 आयन है, तो मैं क्या करूंगा, डाइमेथिल ग्लाइओक्सीन की कुछ बूंदे इसमें डालूंगा। जैसे मैं इसमें कुछ बूंदे डाइमेथिल ग्लाइओक्सीन की डालूंगा तो इसका कलर गुलाबी हो जाएगा, क्योंकि वो निकल उस डाइमेथिल ग्लाइओक्सीन के साथ एक संकुल बना लेगा जो कि गुलाबी रंग का होता है। ये इसकी पहचान है। समझ में आई मेरी बात? ओके, तो यहां पर क्या करता है, जब निकल +2 आयन के विलयन में डाइमेथिल ग्लाइओक्सीन या तो लिगेंड पढ़ा ना डीएमजी डाइमेथिल ग्लाइओक्सीन में, तो ठीक है, तो डाइमेथिल ग्लाइओक्सीन मिलाते हैं तो गुलाबी रंग का संकुल यौगिक प्राप्त होता है। यही निकल +2 का परीक्षण है। ठीक है, ओके। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर जब हम क्या करेंगे, निकल +2 आयन, इसके अंदर क्या मिलाएंगे, डाइमेथिल ग्लाइओक्सीन, एकदम उदासीन कंपाउंड, ठीक है, जैसे कि CH3, फिर यहां पर CH3, फिर डबल बॉन्ड N, फिर OH आता था। डाइमेथिल ग्लाइओक्सीन ये होता है बेटा, ठीक है, ये होता है आपका डाइमेथिल ग्लाइओक्सीन। ठीक है, तो जैसे ही हम ये मिलाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास निकल +2 आयन है जो सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है। तो जैसे हम इसको मिलाएंगे तो यहां पर होता क्या है, इसके साथ मिलकर के एक गुलाबी रंग का संकुल यौगिक बना लेता है, एक गुलाबी रंग का संकुल यौगिक ये बना लेगा। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पे शॉर्ट में मैं लिखा देता हूं NiDMG होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, क्योंकि DMG तो डाइमेथिल ग्लाइओक्सीन, तो ये होता है आपका गुलाबी कॉम्प्लेक्स, गुलाबी कंपाउंड। ओके, जैसे कि अगर मैं इसकी संरचना बनाना चाहूं तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि निकल +2 आयन होता है, ठीक। ओके, और इधर भी ये है आपके पास CH3, CCH3, फिर डबल बॉन्ड N, फिर एक तरफ होता है OH और एक तरफ होता है यहाँ पर O नेगेटिव। ये सुनो, सेम इस तरीके से दूसरी साइड पे भी होता है C, फिर यहाँ पर C, फिर इधर होता है CH3, फिर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड N, यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पर डबल बॉन्ड N, फिर यहाँ पर होता है OH। तो देखो दोनों तरफ DMG हमने लगा दिया। यह नाइट्रोजन एक लोन पर ये देगा, एक DMG द्वितंतुक लिगेंड होता है, फिर ये भी देगा और ये भी देगा, तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और सर ये कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं? उसके पीछे कारण ये है बेटा कि यह जो ऋणावेशित ऑक्सीजन है और यह ऑक्सीजन है, उनके बीच में हाइड्रोजन आ गया। आपको मैंने ये पढ़ाया था कि जब हाइड्रोजन दो विद्युत परमाणुओं के बीच में आ जाए तो वहां पर एक दुर्बल आकर्षण बल कार्य करता है, जिसको बोलते हैं H बॉन्डिंग। तो उस वजह से यहाँ पर H बॉन्डिंग हो जाती है। इस वजह से ये कंपाउंड इतना ज्यादा स्टेबल होता है, जो कि किस कलर का होता है, पिंक कलर का होता है, ठीक है, ये यहाँ पर H बॉन्डिंग, ठीक है। तो निकल +2 का ये कॉम्प्लेक्स बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू H बॉन्डिंग, ठीक है, और ये गुलाबी कलर का कंपाउंड देता है। इसका मतलब विलयन में हमारे निकल +2 आयन कंफर्म हो गया। क्या ये बात समझ में आई? ये था आपका पहला परीक्षण निकल +2 आयन का, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। वैसे बहुत सारे परीक्षण हैं, मैं सारे नहीं पढ़ाऊंगा, सारे हम पढ़ेंगे अलग से प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में, ठीक है, जिसमें हम प्रैक्टिकल्स करेंगे थोड़े से अच्छे से, मैं आपको वहां पे और अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि जब हम सारे पढ़ेंगे ना तो वहां पे सब देख लेंगे। यहाँ पे कुछ टिपिकल कंपाउंड से जो मुझे बताने वो खत्म करने। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद अगला कंपाउंड आता है आपके पास सल्फाइड आयन का परीक्षण। अब जैसे कि मान लो इसमें सल्फाइड आयन है, अब सल्फाइड आयन है तो इसमें क्या मिलाऊं कि मुझे पता लग जाएगा इसमें सल्फाइड आयन है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण, ठीक है। यहां पर हम करेंगे बेटा सल्फाइड आयन की पहचान। अगर आपको सल्फाइड आयन की पहचान करनी है तो हम यहां पर क्या करवाते हैं, नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण करवाते हैं। नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण हम करवाते हैं। अब ये नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण क्या होता है? नाइट्रोप्रोसाइड एक केमिकल का नाम होता है बेटा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है, उस केमिकल का नाम है। उस केमिकल की कुछ ड्रॉप हम इसमें मिलाएंगे, पर्पल कलर की वाली बन जाएगी। पर इसका कलर कैसा हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। कब? अगर इसमें सल्फाइड आयन उपस्थित है तो। और यहां पे बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम क्या करते हैं, आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन, सल्फाइड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का IUPAC नाम क्या होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में केंद्रीय परमाणु पर आवेश कितना होता है, दूसरा। तीसरा क्वेश्चन, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में NO पर क्या आवेश होता है, वो। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड किसकी पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जब सल्फाइड आयन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, वो। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक क्वेश्चन से आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड हम इसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, ठीक है, जब सल्फाइड आयन युक्त विलयन में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, Na2FeCN5NO, Na2FeCN5NO, ठीक है। मिलाते हैं तो बैंगनी रंग का संकुल यौगिक प्राप्त होता है। ये इसका परीक्षण है। तो जैसे कि देखो ध्यान से, अगर मेरे पास सॉल्यूशन में जैसे कि सोडियम सल्फाइड इस सॉल्यूशन में है, क्योंकि जब सल्फाइड आयन है तो किसी धनायन के साथ होगा ही सही। अब इस सॉल्यूशन में मेरे पास सोडियम सल्फाइड है, तो इसमें सल्फाइड आयन है बेटा। अब मैं इसमें क्या मिलाता हूं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की कुछ ड्रॉप्स मिलाता हूं, Na2FeCN5, पूरा नाम सब लिखा दूंगा मैं, टेंशन ना करो। ये मिलाया, तो अब यहां पर होता क्या है इस कंपाउंड में कि यार ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों सोडियम इधर आ जाएंगे, ठीक है, और सल्फर अंदर चला जाएगा। तो यहां पर ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है Na4Fe
CN होल 5 और यहां पे ये बन जाता है NOS। इस टाइप से इस कंपाउंड में ये कन्वर्ट हो जाता है। देखो ध्यान से, मैंने एकदम सिंपल तरीका बताया, दोनों सोडियम इसके अंदर चले गए, सल्फाइड आयन भी अंदर चला गया, इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है और ये होता है आपका बेंगनी संकुल, जो कि सल्फाइड आयन की पुष्टि करता है। अगर हमने किसी सोल्यूशन में सोडियम नाइट्रोक्साइड मिलाया और पर्पल बेंगनी कलर आता है तो कंफर्म है कि उसमें सल्फाइड आयन उपस्थित है, इस बात की पुष्टि है। ठीक है, ये ऑलरेडी प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं। अब इसका नाम देखो, इसका नाम है सोडियम नाइट्रोक्साइड, सोडियम नाइट्रोक्साइड। ओके, अगली बात, इसी कंपाउंड का अगर आईयूपीएसी नाम पूछा जाए तो क्या है? तो आईयूपीएसी नाम सोडियम बोलोगे, और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया भी था, सोडियम। अब यहां पर ये CN है और NO, तो मैंने आपको शुरुआत में जब आईयूपीएसी नामकरण जब मैं करवा रहा था बच्चों, तो मैंने आपको बोला था कि Fe के साथ जब भी NO आएगा अपने सिलेबस में, ऐसे कोई भी कंपाउंड नहीं है जिसमें NO प्लस हो। ठीक है, आप ये सॉरी, ऐसे कोई भी कंपाउंड नहीं जिसमें NO न्यूट्रल हो या NO माइनस हो, ऐसे कोई कंपाउंड नहीं है। तो यहां पे Fe के साथ जब भी NO आएगा तो आपको NO प्लस ही मानना है। ठीक है, ओके, तो Fe के साथ ये NO है तो ये NO क्या है? NO प्लस है, नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम, अगर आप आवेश देखेंगे, टोटल ऋणावेश देखो, ये धनावेशित है, ये धनावेशित होता है केंद्रीय परमाणु जनरली, ये NO प्लस है। साइनाइड, एक साइनाइड पर आवेश होता है -1, तो 5 है तो -5, टोटल ऋणावेश इस संकुल में -5, टोटल ऋणावेश -5 है। ठीक है, जिसमें से +1 इस पर धनावेश और एक सोडियम पे +1, 2 पे +2 धनावेश, तो टोटल +3 धनावेश मिल गया उसको, बचा हुआ +2 केंद्रीय परमाणु पर है, ताकि ओवरऑल ये कंपाउंड उदासीन रहे, जितना ऋणावेश उतना ही धनावेश इसमें डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, तो सोडियम नाइट्रोक्साइड ये बन गया। अब इसका आईयूपीएसी नामकरण किया जाए तो इसका नाम बेटा सोडियम पेंटासाइनो, पेंटासाइनो नाइट्रोसोनियम, क्या है? नाइट्रोसोनियम, 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 फिर क्या जाएगा? फेरेट, फेरेट सेकंड। ये है आपका इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम। अब बात आए इस कंपाउंड के अंदर, तो देखो ध्यान से, तुम्हारे बहुत सारे मोटे मोटे क्वेश्चन यहां से क्लियर हो गए। सर सोडियम नाइट्रोक्साइड क्या होता है? ये होता है, इसका आईयूपीएसी नाम ये होता है, Fe पर आवेश ये होता है, NO पर आवेश ये होता है। अगर आपसे पूछ ले संकरण, अष्टफल के संकरण, अष्टफल के संकरण है DsP2 संकरण होता है बेटा, क्योंकि D2sp3 संकरण होता है। क्यों? क्योंकि लिगेंड सारे प्रबल है, प्रबल लिगेंड युग्मन करवा देंगे, अंदर वाले कक्षक खाली हो जाएंगे तो वही पार्टिसिपेट करेंगे, D2sp3 इसमें संकरण है। ओके, ठीक, इसका केंद्रीय परमाणु का। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर ये जो संकुल बना है इसमें भी आवेश Fe पे उतना ही रहता है। ठीक, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, यहां पे जरा देखो ध्यान से, इसका आईयूपीएसी नाम क्या बनेगा? सर ये NOS कौन सा लिगेंड है? NOS कौन सा लिगेंड है? जरा देखो ध्यान से, सल्फाइड आयन होता है -2, सल्फाइड आयन होता है -2, जब इस NO प्लस में -2 गया, यहां पे +1 था, +1 में -2 जोड़ो कितना आएगा? -1, तो ये जो NOS है ना बेटा, इस पर -1 आवेश है, NOS पर आवेश कितना है? -1। तो जरा देखो ध्यान से, एक सोडियम पर +1 तो 4 पे +4, +4 और +2 +6, तो माइनस का 6 होना चाहिए, तो -5, तो साइनाइड पे एक साइनाइड पे -1, 5 में -5 और -1, तो +6 -6 बैलेंस। इसका नाम देखो सोडियम पेंटासाइनो। अच्छा, अब ये NOS कौन सा लिगेंड है सर? हमने NO2 पढ़ा था, याद करो, NO2, बस NO2 माइनस हमने पढ़ा था, नाइट्रो। ठीक है, ठीक है, NO2 माइनस पढ़ा था हमने, बस इसमें से क्या कर दिया? एक ऑक्सीजन हटा के एक सल्फर लगा दिया, थायोनाइट्रो। क्या बोल दो आप इसको? थायोनाइट्रो बोल दो, इसका नाम है थायोनाइट्रो, NOS माइनस थायोनाइट्रो। क्या नाम है इसका? थायोनाइट्रो, सोडियम पेंटासाइनो थायोनाइट्रो। ठीक है, और आयरन सेकंड, आयरन नहीं, फेरेट सेकंड, फेरेट सेकंड इस संकुल का नाम हो जाएगा। तो एक बार इसको भी देख लो। अभिक्रिया, मैंने बोला था कि आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगेगा यार क्या चल रहा है यार, आज का तो पूरा रटना पड़ रहा है। मैंने फिर पहले ही बोला था कि आज का टॉपिक ऐसा है जिसमें तुम्हें एक्स्ट्रा मशक्कत लगानी पड़ेगी दिमाग की, ये चीज याद करने वाली ज्यादा है। ठीक है, कुछ टाइम अभी याद हो जाएगा फिर भूल जाओगे, तो इसलिए इनको याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि परीक्षा है, पेपर में आएंगे, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। ये क्लियर हो गया, ये है सल्फर आयन का परीक्षण। ठीक है, सल्फर आयन की पहचान इस संकुल के बनने पर होती है। ओके, उसके लिए एक परीक्षण ये हम करवा सकते हैं। ठीक, डन के मामला। अब आगे बढ़ते हैं, अगला। ठीक, आगे हम बढ़े तो अब हम बात करेंगे थर्ड परीक्षण। थर्ड परीक्षण, अब थर्ड परीक्षण पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, यहाँ पे भी दो फेमस कंपाउंड आपके सामने आएंगे जो कि आप इनऑर्गेनिक में जाने। ठीक है, Fe+2 और Fe+3 आयन का परीक्षण। अगर मुझे Fe+2 को क्या बोलते हैं? फेरस, एवं Fe+3 फेरिक आयन का परीक्षण, आयनों का परीक्षण। इन दोनों का मुझे क्या करना है? परीक्षण करना है। इन दोनों का मुझे क्या करना है बेटा? परीक्षण करना है। एक मिनट स्टॉप हो रहा है। इन दोनों का मुझे क्या करना है? परीक्षण करना है। इन दोनों का मुझे क्या करना है? परीक्षण करना है। तो यहां पर एक मिनट आ जा भाई। ठीक है, हाँ जी, यहां पे मुझे क्या करना है? इनका परीक्षण करना है। तो इनके परीक्षण को मैं करूं उससे पहले मैं आपको दो कंपाउंड के बारे में बताना चाहता हूं। एक होता है K4FeCN6 जो हम ऑलरेडी जानते हैं, K4FeCN6, और एक कंपाउंड होता है K3FeCN6। ये दोनों कंपाउंड बेटा हमने पहले भी पढ़े थे, याद है आपको? K4FeCN6, K3FeCN6, इसमें Fe पे आवेश होता है +2, इसमें Fe पे आवेश होता है +3। इन दोनों कंपाउंड के सामान्य नाम भी होते हैं। आईयूपीएसी नाम तो हम बता सकते हैं कि सर पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड। ठीक है, लेकिन आपको इनके सामान्य नाम देखो, जरा देखो ध्यान से, इन दोनों कंपाउंड को क्या और नाम से जाना जाता है? इस कंपाउंड, इसमें Fe किसमें? +2 में। +2 वाला फेरस आयन होता है जनरली, और +3 वाला फेरिक होता है। तो अगर बड़े कोष्टक में +2 और +3 हो तो +2 वाले को बोलते हैं फेरो, +3 वाले को बोलते हैं फेरी, फेरिक। तो जरा देखो इसका सामान्य नाम बन जाएगा बेटा पोटेशियम, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये इसका सामान्य नाम है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक, और इस कंपाउंड का पोटेशियम फेरीसाइनाइड, पोटेशियम फेरीसाइनाइड इस कंपाउंड का नाम है। तो अब यहां पे ध्यान से आप सुनना, इस सॉल्यूशन में मेरे पास फेरिक आयन हो तो हमें किसको मिलाना है? फेरस आयन हो तो मुझे किसको मिलाना है? ठीक है, ओके। तो मैं 1 बाय 1 एक की पहचान के लिए कुछ परीक्षण बताता हूं। ठीक, अब इसमें सबसे पहले हम कर लेते हैं बेटा Fe+3 का परीक्षण।
Fe+3 का परीक्षण करना है तो हम पहले पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाते हैं। ठीक, तो जरा देखो ध्यान से, मेरे पास क्या है, Fe+3 है, फेरिक आयन है, फेरिक आयन है, फेरिक आयन है, फेरिक आयन के अंदर मैंने क्या मिलाया, पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाया, K4FeCN6 मिलाया। तो जरा देखो ध्यान से, ये आयन है, ये भी टूटेगा तो आयन देगा। समझना मेरी बात को बच्चों कि यार मेरे इस सोल्यूशन में क्या है, जलीय सोल्यूशन है मेरे पास फेरिक आयन का। जैसे ही मैंने इसमें क्या मिलाया, पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाया, पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाया। ओके, जैसे ही पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाएंगे तो यार ये भी तो सस्ता है क्योंकि ये भी टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। तो क्या होगा, इसके पोटेशियम हटा दो, वहां पे फेरिक आयन लगा दो। क्या लगा दो, पोटेशियम हटा दो, फेरिक आयन लगा दो। फेरिक आयन Fe। आवेश कितना है, प्लस का 3। ध्यान रखना, जैसे ही यहां से ये पोटेशियम आयन अलग होगा, कितने पोटेशियम है, 4 पोटेशियम, तो इस संकुल पे कितना ऋणावेश आएगा, -4। हाँ है ना, इस संकुल पर ओवरऑल ऋणावेश कितना आएगा, -4। ये Fe कौन सा है, +3 वाला, और संकुल जो जुड़ने वाला है वो -4 वाला, कैंसिल आउट नहीं होगा तो उसका -4 इसके पेड़ में आएगा, इसका +3 उसके पेड़ में जाएगा। समझ में? तो K4FeCN6 का होल थ्राइस बन जाएगा, ये संकुल बनेगा। क्यों? क्योंकि ये 3 इसके माथे पे से आया और ये 4 इस संकुल के माथे पे से आया, तो यहां पर ओवरऑल +3 है और यहां अंदर +2 है। ये कंपाउंड बना, इसका ये पोटेशियम कहां गया, ठीक है, वो सॉल्यूशन में गया, उसका कोई टेंशन तुम्हें नहीं होना चाहिए। ये कंपाउंड बना जिसमें बाहर क्या है, फेरस, फेरिक, अंदर क्या है, फेरी, बाहर क्या है, फेरी, अंदर क्या है, फेरस, बाहर है फेरिक आयन, अंदर है फेरस आयन। तो इसका नाम क्या बनता है बेटा, इसका नाम है फेरी फेरोसाइनाइड, सामान्य नाम फेरी फेरोसाइनाइड, फेरी फेरोसाइनाइड, फेरी फेरोसाइनाइड। ठीक है, थोड़ा सा गैप छोड़ना, ठीक है, मतलब कम से कम एक लाइन का तो गैप छोड़ना ही छोड़ना, ताकि मैं इसका एक नाम लिखवाऊंगा। ये नीले कलर का होता है, ये नीले कलर का कंपाउंड होता है, और वो नीला कौन सा होता है, ट्रिक लिखवाऊंगा, उससे सारा काम क्लियर हो जाएगा। ये हो गया। अब देखो ध्यान से, फेरिक आयन के परीक्षण के बाद, फेरिक आयन के परीक्षण के बाद अब हम देखेंगे फेरस आयन का परीक्षण। हाँ जी, Fe+2 का परीक्षण। हाँ, अगर मेरे पास सोल्यूशन में फेरस आयन है तो उनको पता लगाने के लिए फिर मैं क्या मिलाता हूं, पोटेशियम फेरिसाइनाइड मिलाता हूं। तो यहां पर Fe+2 है, फेरस आयन है। जैसे हमने क्या मिलाया इसमें, K3FeCN6 मिलाया, पोटेशियम फेरिसाइनाइड मिलाया। तो जरा देखो ध्यान से, बाहर कौन आएगा, Fe+2, तो फेरिसाइनाइड बन जाएगा। बस आपको जरा देखो ध्यान से क्या क्या किस तरीके से बैलेंसिंग करनी है। पोटेशियम अलग होगा, इस संकुल में -3 आएगा, इस पे क्या है, +2, तो +2 और से -3 कैंसिल आउट होगा नहीं, तो यहां पर Fe के पैरों में 3 आ जाएगा, ये FeCN6, इसका +2 इसके पैरों में चला जाएगा, वो पोटेशियम सोल्यूशन में चले गए। ठीक है, इसका नाम है, बाहर क्या है, बाहर क्या है, फेरस, अंदर क्या है, फेरी। ठीक है, तो इसको बोला जाता है फेरोफेरिसाइनाइड, 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 एकदम आराम से। अब जरा देखो ध्यान से, बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे हैं, उनको दूर करता हूं। हाँ जी, एक ट्रिक लिखो, थोड़ा सा नीचे ट्रिक। हाँ जी, ट्रिक क्या है, परशुराम जी ने 32 में से 23 दांत तोड़ दिए। परशुराम जी ने अपने परसे से 32 में से 23 दांत तोड़ दिए। सही क्या ट्रिक हुई, देखो परशु, ये जो है इसमें देखो, बाहर है 3 वाला, अंदर है 2 वाला। ध्यान से देखो, 32 दिखाई देगा तुम्हें, इसमें क्या दिखाई देगा, 32 दिखाई देगा। बाहर है 3 वाला, अंदर है 2 वाला, 32 दिखाई दे रहा है। तो इस संकुल को बोला जाता है प्रूशियन ब्लू, प्रूशियन ब्लू, प्रूशियन नीला, हिंदी में बोलूं तो प्रूशियन नीला, प्रूशियन। परशुराम जी ने 32 में से 23 दांत तोड़ दिए। इसमें जरा देखो ध्यान से, बाहर है +2, अंदर है +3, बाहर है +2, अंदर है +3, फेरो फेरी, ये फेरी फेरो। ठीक है, दांत तोड़ दिए, दांत मतलब तीत, तीत, इसका नाम है टर्न बुल्स ब्लू, टर्न बुल्स नीला, इसका नाम है टर्न बुल्स ब्लू। टर्न मतलब टी मतलब तीत, तीत से आप इसको रिलेट कर सकते हो। टर्न बुल्स ब्लू इसका कलर होता है, टर्न बुल्स ब्लू इसका कलर होता है, ब्लू मतलब नीला। तो ये दो कंपाउंड जो बनते हैं उनको एक ही बार में से आप ध्यान रख सकते हो। प्रूशियन ब्लू 32, टर्न बुल्स ब्लू 23। 32 मतलब बाहर 3 अंदर 2, तो फेरी फेरोसाइनाइड, और टर्न में 23, बाहर 2 अंदर 3, फेरो फेरीसाइनाइड। तो यहां पे जरा देखो, फेरो फेरीसाइनाइड का कलर होता है टर्न बुल्स ब्लू, और यहां पर जो 32 वाला है फेरी फेरोसाइनाइड, उसका कलर होता है प्रूशियन ब्लू। ये दो कंपाउंड ध्यान रखने हैं। एक बार इस पर आपकी कोई राय हो, प्रतिक्रिया हो, हम चाहेंगे आपसे। क्लियर है? हाँ जी, बोलो समझ नहीं आ रहा तो बेटा नहीं आएगा, मैं पहले बोल रहा हूं ना, आपको एक दो बार इसमें ना थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, लिख करके बढ़िया से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा। हाँ जी, हाँ जी, आपको एक दो बार बढ़िया से इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, लिख करके याद करना पड़ेगा, तो काम चलेगा। हाँ जी, आज तो मुझे भी नहीं आ रहा, अरे कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं ना, नहीं आएगा, पहली बात तो थोड़ी है, तो साफ बात है, अच्छे से यहाँ पर सारी बात एकदम क्लियर कर लेना। ओके, कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन किस बात का है? कंफ्यूजन तुम्हें कोई ऐसी कोई बात बोली मैंने जो कंफ्यूज कर रहे हो, कंफ्यूजन कुछ नहीं है बेटा। देखो, अगर तुम्हें निकल +2 का परीक्षण करना है तो निकल +2 के लिए हम क्या मिलाते हैं, डाइमिथाइल ग्लाइकोजन मिलाते हैं, जिससे गुलाबी रंग का यूवी बनता है, NiDMG होल्ड वाइज वाला। ठीक है, ओके। सल्फाइड आयन के लिए हम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड मिलाते हैं, जो कि वॉयलेट संकुल बनाता है। खत्म बात, क्या दिक्कत है? अगर मुझे फेरिक आयन और फेरस आयन और फेरिक आयन का परीक्षण करना है तो हम क्या मिलाते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड और पोटेशियम फेरीसाइनाइड मिलाते हैं। तो 32 और 23 याद रख लो, 32 परशुराम जी ने 32 में 23 दांत तोड़ दिए, एक बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पे सेकंड वाले इसका भी संगठन बेटा रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें भी लिगेंड स्ट्रांग है। ठीक है, हाँ, थायो। ठीक है, क्लियर, एकदम क्लियर हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर अच्छे से। हाँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, सुनो मेरी बात, यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही बोले। यहाँ पे आइसो लगा लेना, यहाँ पे आइसो लगा लेना, आइसो थायो नाइट्रो। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ है ना? थैंक, हैप्पी बर्थडे बेटा प्रियंका जी। अरे देख ट्रिक, प्रूशियन ब्लू 32, टर्न ब्लू 32, टर्न बुल्स ब्लू 23, प्रूशियन ब्लू 32, टर्न बुल्स ब्लू 23, प्रूशियन ब्लू 32, टर्न बुल्स ब्लू 32। आपसे पूछ लिया जाए 4 कंपाउंड है, निम्न में से कौन सा प्रूशियन नीला कंपाउंड है? निम्न में से कौन प्रूशियन नीला कंपाउंड है? तुम्हें याद होना चाहिए, प्रूशियन ब्लू 32 मतलब बाहर तो Fe+3 वाला रहेगा, अंदर Fe+2 वाला रहेगा, साइनाइड है 6। अब बैलेंस कर लो, Fe पर आवेश +2 है, ठीक है, साइनाइड पे आवेश -1, तो 6 पर आवेश -6 और +2 कितना होता है, -4, ये पैरों में 4 आ गया, ये 3 यहाँ चला गया। Fe4FeCN6 होल थ्राइस, ये बन गया कंपाउंड।
ठीक है, ओके। ये कंपाउंड अच्छे से थोड़ा सा आ रहा है, थोड़ा सा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, कोई नई बात नहीं है आपके लिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ये दो कंपाउंड, इनके कलर्स को आप ध्यान रख लोगे एकदम बढ़िया से, अच्छे से कोशिश करना कि हाँ हम इनको कर पाए अच्छे से, ओके। तो ये वाली बात है। अच्छा, इसी के अलावा Fe+3 का एक और परीक्षण होता है, इसी के अलावा Fe+3 का एक और परीक्षण होता है जो हम यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया फोर्थ, Fe+3 का आयन का परीक्षण। हाँ जी, पोटेशियम थायोसाइनेट द्वारा। ध्यान से देखो, अगर हम क्या करते हैं बेटा, यहां पर Fe+3 विलयन में फेरिक आयन है, इस फेरिक आयन में हम क्या करते हैं, इसका परीक्षण करना है, तो इस सॉल्यूशन में हम क्या मिलाते हैं, पोटेशियम थायोसाइनेट के HCl मिलाते हैं। तो पोटेशियम पे तो +1 है, लेकिन ये थायोसाइनेट ये है, तो जब हम मिलाते हैं तो ये +3 इस साइनेट के साथ एक कंपाउंड बनाता है जो कि बिल्कुल ब्लड रेड कलर कंपाउंड, खूनी लाल रंग का यौगिक बनता है एकदम, FeSCN होल थ्राइस, ब्लड रेड कंपाउंड इसको बोला जाता है, खूनी लाल रंग यौगिक, खूनी लाल रंग यौगिक ये बनता है, ठीक है। और यह परीक्षण आप लेसाने परीक्षण में ही पढ़ोगे, ऑर्गेनिक में। इस साल नीट 2023 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से था कि यार लेसाने सॉल्यूशन जब हम बनाते थे, ठीक है, तो वहां पर हम सोडियम निष्कर्ष को बोलते थे, लेसाने सॉल्यूशन को हम क्या बोलते थे बेटा, सोडियम निष्कर्ष। तो उसमें यहाँ पे सोडियम होता था, बस यहाँ पे सोडियम होता था। उसमें क्वेश्चन ये था, शायद मेरे को जहां तक याद आ रहा है, कि Fe एक कंपाउंड था, उसके साथ मिलकर के ऐसा कंपाउंड बना जो कि रेड कलर का था, वो कंपाउंड क्या था ये उसने पूछा था, तो NaSCN उस कंपाउंड का आंसर था, उस क्वेश्चन का आंसर था। तो यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं पोटेशियम थायोसाइनेट, ठीक है, जिसका फॉर्मूला ये है, और ये बनाता है यहां पर ये कंपाउंड जो कि खूनी लाल रंग, ब्लड रेड कंपाउंड, ब्लड रेड कॉम्प्लेक्स ये यहां पर बनेगा। आई होप आप इन सारी चीजों को समझ पा रहे हैं, बढ़िया से चीजों को ध्यान कर लेना, याद कर लेना। अगला फिफ्थ, कॉपर+2 आयन का परीक्षण, कॉपर+2 आयन का परीक्षण, ये भी सिंपल है, याद करो हमने कंपाउंड पढ़ा था, स्विट्जर रिएजेंट। जैसे ही हम क्यूप्रिक आयन के विलयन में अमोनिया गैस पास आउट करते हैं, तो वहां पर एक नीले रंग का यौगिक प्राप्त होता है। जैसे ही हमने क्या किया, कॉपर+2 आयन के अंदर, ये कॉपर+2 आयन, क्यूप्रिक आयन के अंदर जैसे ही हम क्या पास आउट करते हैं बेटा, अमोनिया गैस पास आउट करते हैं। अमोनिया गैस पास आउट करते हैं तो अमोनिया इसके साथ मिलकर के एक ब्लड डीप ब्लू कलर का कंपाउंड बना लेती है, NH3 कॉपर पर आवेश +2, ये है आपके पास डीप ब्लू कंपाउंड, डीप ब्लू गहरा नीला, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसका नाम क्या था, स्विट्जर रिएजेंट। देखो मैंने आपको पहले ही कहा था कि आज का लेक्चर थोड़ा याद रखने वाला ज्यादा है, क्योंकि यहां पर हमें परीक्षण करने हैं, तो ये जो परीक्षण होते हैं वो हम देख रहे हैं, ठीक है, ओके। इसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, बस मैं आपको ये बता सकता हूं कि हाँ यार ये हमने ऐसे पहले कर रखा था, देखो वही चीज सामने आ रही है, ओके। तो ये है आपका स्विट्जर रिएजेंट। अगर आप कॉपर+2 आयन के अंदर अमोनिया गैस पास आउट करते हो तो वहां पर इस तरीके से कंपाउंड देगा, बोलो, ठीक है, ये वाली बात है। अब इसके बाद अगला परीक्षण देखो। अच्छा, एक और फेमस कुछ बातें मैं यहां पे बताता हूं, शायद ये मैंने आपको डी ब्लॉक में पढ़ाया हुआ है कि कॉपर+2 आयन के सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट हो या कोई भी सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट के साथ जब हम KCN की अभिक्रिया करवाते हैं या KI की अभिक्रिया करवाते हैं आदित्य में, तो हमें फाइनल कंपाउंड क्या मिलता है, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। एक ये हो गया, एक छठा पॉइंट बेटा, इनसे क्वेश्चंस आए हुए हैं इसलिए ये सारी रिएक्शंस एकदम इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनको ध्यान रखना। अगला छठा यहां पे लिखना, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आदित्य में KI अथवा KCN प्रवाहित किया जाता है या प्रयुक्त किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम इसमें लिखना क्या चाह रहे हैं। यहां पे कॉपर+2 में है, ठीक है, प्रवाहित किया जाता है तो कॉपर +2 से +1 में अपचयित हो जाता है, जो कि निम्न प्रकार है। इसमें बेटा 2-3 बार तो ये जेई में क्वेश्चन आ चुका है इस टॉपिक पर, तुम्हारे नीट में भी आया हुआ है, ठीक है, ओके, शायद नीट में, लेकिन जेई में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, एकदम बढ़िया टॉपिक है कि जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या करवाते हैं, KI गैस पास आउट करते हैं, डी ब्लॉक और इस दोनों के मिक्स कॉन्सेप्ट में तो पास आउट करते हैं तो क्या बनता है, और अगर आदित्य में पास आउट किया जाए तो फिर अंतिम उत्पाद क्या बनता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देखो ध्यान से, हमने क्या लिया, कॉपर+2 आयन, कॉपर सल्फेट में ये है, जैसे ही इसके अंदर हमने KI पास आउट किया तो कायदे से इसको क्या बनाना चाहिए था, याद करो, इसको कायदे से बनाना चाहिए था कि सर कॉपर पर आवेश +2 है और आयोडाइड पर आवेश -1 है, इसको कायदे से बनाना चाहिए CuI2। लेकिन याद करो मैंने डी ब्लॉक के अंदर साफ-साफ ये बताया था कि कॉपर+2 आयन I- के साथ या साइनाइड आयन के साथ रेडॉक्स रिएक्शन देता है, अपचयित हो जाता है, ये प्रबल अपचायक होता है। I- क्या होता है, प्रबल अपचायक होता है, वहीं की रिएक्शन है ये, प्रबल अपचायक होता है। तो ये जो कंपाउंड बनता है ना, ये अनस्टेबल बनता है, ये अस्थायी होता है। क्यों, प्रबल अपचायक का काम इसको अपचयित करने का है, तो ये +2 से +1 में डाल देगा, तो ये कंपाउंड न बनकर के तुरंत ये Cu2I2 या CuI ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहां पे जो ये +2 था, ये +2 नहीं +1 में चला जाता है, समझ में आई मेरी बात। तो यहां पर ये +2 के बजाय +1 में चला जाएगा। और अगर हम इसको एक्सेस में पास आउट कर रहे हैं, आदित्य में पास आउट कर रहे हैं, अगर मैं इसमें और मात्रा में KI पास आउट कर रहा हूं आदित्य में या अधिकता में, तो यहां पर क्या करेगा, आदित्य में बाहर यहां पे पोटेशियम आयन है ही सही, आयोडीन है ही सही, ये क्या कर लेगा, एक संकुल बना लेगा, विलयनशील संकुल। वो संकुल क्या होता है बेटा, K3CuI4, ये संकुल बना लेगा, जिसमें कॉपर पर आवेश +1 है ना कि +2। कारण क्या, क्योंकि बीच में आयोडीन आया, आयोडीन प्रबल अपचायक है जो कॉपर +2 को +1 में अपचयित कर देगा, तो फाइनली ये कंपाउंड बनेगा जिस कॉपर पर आवेश कितना है, +1 है।
ठीक है, आपसे क्वेश्चन कैसे ही पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन कि जब कॉपर +2 का सॉल्यूशन है उसमें जब हम KI प्रोवाइड करते हैं तो आदित्य में प्रोवाइड करते हैं, अगर प्रोवाइड करा आदित्य में नहीं लिया अभिक्रिया यहीं रुक जाएगी, आदित्य में लिया तो यहां तक जाएगी, एक विलयशील संकुल बनता है। उस विलयशील संकुल में कॉपर पर आवेश क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन IUPAC नाम क्या है, अगला क्वेश्चन इसका संकरण क्या है, ऐसे कुछ भी बातें आपसे पूछी जा सकती है। अब हमने कंपाउंड बना लिया तो बाकी चीजें हमारे लिए आसान है, समझ में आया। तो ये सारी पूछ ले इसमें कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कैसे भी क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन आपको रिएक्शन तो बताओ, अगर रिएक्शन नहीं बता रहेगी तो क्या बताओगे, ठीक। तो ये वाली बात सेम ऐसी अगली कि कॉपर +2 में जब हम साइनाइड पोटेशियम साइनाइड प्रोवाइड करते हैं तो देखो उसमें भी साइनाइड है, ये भी प्रबलक चायक होते हैं, अपचायक, ठीक। तो यहां पर बनना क्या चाहिए था, CuCN होल ट्वाइस बनना चाहिए था, लेकिन नहीं, CuCN होल ट्वाइस एक अनस्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल कंपाउंड है। ये है बेटा एक्चुअल इनऑर्गेनिक, ये जो आप पढ़ रहे हो ना ये है एक्चुअल इनऑर्गेनिक, ठीक है। अभी तक तो हमने थ्योरी देखी थी, ये प्रैक्टिकल डेटा है जो इनऑर्गेनिक में आप देखते हो, ठीक। तो ये CuCN होल ट्वाइस हमारे पास बनता है, लेकिन ये अनस्टेबल है तो ये टूट जाता है किसमें, CuCN में, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं Cu2CN होल 2, ठीक है। इस तरीके से डाइहाइलाइड बनाता है यहां पर कॉपर, ओके। अब ये जो कंपाउंड है इसमें कॉपर पर आवेश कितना है, +1। अब अगर इसमें मैं आदित्य में क्या करता हूं, पोटेशियम साइनाइड प्रोवाइड करता हूं, आदित्य में क्या करता हूं, KCN पास आउट करता हूं आदित्य में, तो दोबारा पास आउट करूंगा तो फिर यहां पर क्या बन जाएगा, वही KCuCN होल 4 बन जाएगा। ये ध्यान रखिए, ये दोनों रिएक्शन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर मैं आपका टाइम वेस्ट करने के लिए इनको नहीं पढ़ा रहा हूं, ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आ चुकी है एग्जाम्स में, तो आपको इनको ढंग से कवर करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके जी, ये इतनी कहानी खत्म। ओके, अब यहां पर कुछ और बातें हैं जो उपसहसंयोजक यौगिकों के बारे में हम देखते हैं। जैसे कि उपसहसंयोजक यौगिक एक होता है रोडियम का, जिसका विषमांगी हाइड्रोजनीकरण करने में इस्तेमाल किया जाता है, पहले ये लिख लो। हाँ जी, हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब आगे, हाँ जी, अब आगे 7वां। ओके, इतना क्लियर। एक रिएक्शन ये लिखो, हाँ, विषमांगी उत्प्रेरण के लिए विषमांगी हाइड्रोजनीकरण, विषमांगी हाइड्रोजनीकरण के लिए, देखो हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का योग होना। अब एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी। समांगी का मतलब जिस अवस्था में क्रियाकारक है उसी अवस्था वाला उत्प्रेरक लिया जाए, जैसे कि ये ठोस है तो ठोस ये लिया जाए, ये द्रव है तो यही द्रव ले, तो वो होता है एक जैसा समांगी। विषमांगी में अवस्थाएं अलग, क्रियाकारकों की अवस्थाएं अलग है और उत्प्रेरक की अवस्थाएं अलग है, तो वो हो गई डिफरेंट फेज, अलग अलग स्टेट वाले। तो उस वाले ऑक्सीकरण, उस वाले हाइड्रोजनीकरण को हम बोलते हैं विषमांगी, जिसमें क्रियाकारक जिस अवस्था में है उस अवस्था में उत्प्रेरक नहीं है, ठीक है। तो वो होता है उष्मांगी उत्प्रेरण या फिर उष्मांगी हाइड्रोजनीकरण। तो विषमांगी हाइड्रोजनीकरण। तो विषमांगी हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं जब हम कार्बनिक यौगिकों का, जैसे कि एल्कीनों का करवाना हो या एल्काइनों का करवाना हो, तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट, ठीक है, विल्किंसन कैटलिस्ट। किसका इस्तेमाल करते हैं, विल्किंसन कैटलिस्ट। विषमांगी हाइड्रोजनीकरण के लिए विल्किंसन उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, जो कि एक उपसहसंयोजक यौगिक होता है, उपसहसंयोजक यौगिक है। अब ये विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है, विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है, रोडियम क्लोराइड और ट्राइफिनाइल फोस्फीन ये कंपाउंड होता है। रोडियम जिसमें एक क्लोरीरोडियम है, रोडियम का संकुल है बेटा, जिसमें 3 फिनाइल ट्राइफिनाइल फोस्फीन है। ये फिनाइल फोस्फीन PPH3 उसका होल थ्राइस, ये कंपाउंड है, इसका नाम है रोडियम, अरे यार पूरा नाम लिखते हैं, ठीक है, रोडियम ट्राइफिनाइल फोस्फीन। लेकिन जरा देखो ध्यान से, ये ट्राइफेनिल फोस्फीन है और 3 बार है, PPH3 ट्राइफेनिल फोस्फीन कहलाती है, लेकिन कितनी बार है, 3 बार है, तो ट्रिस लगेगा। और यहां पे Cl के लिए क्या आ जाएगा, Cl4 क्लोरो, तो यहां पर ये फेनिल में पी आएगा। भाई ये अंग्रेजी वर्णमाला में ये डाई ट्राई तो ये देखते ही नहीं, बस केवल लिगेंडों का नाम देखा जाता है, फेनिल में पी, तो यहां पे आ जाएगा क्लोरो, पूरा नाम लिख देता है उसका क्लोरो, फिर 3 बार के लिए ट्रिस, ब्रैकेट बंद, ट्राइफेनिल फोस्फीन रोडियम। ये कंपाउंड है, इस पर आवेश होता है फर्स्ट, क्योंकि क्लोरीन पर -1 तो रोडियम पर आ जाएगा फर्स्ट। तो ये कंपाउंड है जिसका विषमांगी हाइड्रोजनीकरण करने में इस्तेमाल किया जाता है कार्बनिक यौगिकों का, जो भी एक उपसहसंयोजक यौगिक का यूज हुआ। और एक और देखो सिस्प्लेटिन, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त औषधि, कौन सी, सिस्प्लेटिन। मैंने आपको कहा था कि लास्ट में इनके बारे में लिखवा दूंगा, ठीक है, तो वो लिखवा रहा हूं सिस्प्लेटिन, ये नहीं आएगा इसमें, सिस्प्लेटिन। और सिस्प्लेटिन कौन सा कंपाउंड है, सिस, इसका प्लेटिनम NH3 और 2 क्लोरीन इनका, और इसका सिस रूप हम बना सकते हैं, 2 क्लोरीन पास 2 अमोनिया पास। ये है सिस्प्लेटिन, जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। हो गया, ये कुछ कंपाउंड है जो कि मतलब कहीं ना कहीं उपसहसंयोजक यौगिक हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है, और इसके बिना हम बहुत सारी चीजें जो नहीं कर सकते। अब इसके अलावा कुछ और भी है, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो भी देख लेते हैं। एक बार इनको नोट डाउन कर लो बेटा, तो आपको ना अपने दिल पे पत्थर रख के इनको पढ़ना तो पड़ेगा, इनके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार ये हमने देखा था, हाँ ये हमने देखा था, ठीक है, क्लियर है। अरे एक बार कमेंट बॉक्स में एक बार थंब भेज दो यार, क्लियर मामला, ओके, ये हो गया। अब इसके बाद कुछ कंपाउंड होगा, हाँ जी, बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस। अब बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस की क्या ये हमारे
सजीवों में कहीं ना कहीं रोल है इनका, जरा देखो ध्यान से। पहला क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक उपसंयोजक यौगिक होता है। क्लोरोफिल में एक संकुल पाया जाता है, 4 फायरिन वलय इनमें पाई जाती है, जो कि हमारा सिलेबस नहीं है, मैं उसको मैं बताना चाहता ज्यादा। ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है बेटा, 4 फायरिन वलय होती है। 4 फायरिन वलय एक उपसंयोजक संकुल होती है, जिसमें केंद्रीय परमाणु होता है मैग्नीशियम। इस मैग्नीशियम की वजह से क्लोरोफिल ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है। ठीक है, यह क्या होता है, मैग्नीशियम +2 आयन का संकुल होता है, का संकुल इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल में, ध्यान रखना। दूसरा एक होता है अपने पास हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, इसमें पाया जाता है Fe+2। Fe+2 आयन का संकुल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगला थर्ड आपने सुना होगा मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन Fe+3 का होता है, Fe+3 आयन का संकुल, आयन का संकुल होता है। अगला देखो इंसुलिन, आपने सुना होगा इंसुलिन, जिंक उसमें पाया जाता है, जिंक 2+ आयन, जिंक 2+ आयन का संकुल होता है ये। अच्छा आपने को सुना होगा क्या नाम इसका, विटामिन B12 सुना होगा, विटामिन B12, विटामिन B12 कोबाल्ट का संकुल होता है, विटामिन B12 कोबालामिन, कोबाल्ट का संकुल होता है ये, कोबाल्ट का संकुल। और एक आपके बायोलॉजी में आता है कार्बोक्सी पेप्टाइज। ठीक है, छठा कार्बोक्सी, कार्बोक्सी पेप्टाइड, पेप्टाइज टाइज ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, कार्बोक्सी पेप्टाइज। इसमें भी जिंक +2 आयन पाया जाता है, जिंक +2 आयन का संकुल, आयन का संकुल ये होता है। हाँ जी, तो यह है इसके बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस कि कहीं ना कहीं यार ये कंपाउंड हमसे कहीं या हम इनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ओके, हाँ क्लियर है। अरे भैया एक बार मजा नहीं आया, कोई बात नहीं, मजा नहीं आया लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा बेटा। जरा देखो ध्यान से, ये सारी बातें एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं, ये सारी बातें एकदम रिवाइज करवा देता हूं, इनको याद करना है, क्यों याद नहीं करना है, वरना फिर मैं क्यों पढ़ाता। ठीक है, ओके सर Fe क्यों के को हटा दे रहा है, क्योंकि बेटा के क्या है, प्रति क्या है, प्रति आयन है, प्रति आयन एक्सचेंज हो सकते हैं, अभिक्रिया हो रही है ना, तो प्रतिस्थापित हो सकते हैं। हाँ, तो जरा देखो ध्यान से, सबसे पहले मैंने निकल +2 आयन का परीक्षण बताया, DMG बना लेता है गुलाबी रंग का कंपाउंड इसके साथ। फिर दूसरा मैंने बताया सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन के लिए हम सोडियम नाइट्रोक्साइड मिलाते हैं, जो कि पर्पल कलर का कंपाउंड बनाता है। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास Fe+2 Fe+3 आयन के लिए पोटेशियम फेरोसाइनेट, पोटेशियम फेरिसाइनेट कराते हैं टेस्ट, जिसके लिए परशुराम ने 32 में 23 दांत तोड़ दिए, वो याद रख सकते हो, प्रूशियन ब्लू, टर्न ब्लू बन जाएगा। फिर उसके बाद हमने किया यहाँ पर Fe+2 का परीक्षण। ठीक है, यहाँ इसके बाद हमने किया यहाँ पर Fe+3 के अलग परीक्षण, पोटेशियम थायोसाइनेट के जरिए। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको कॉपर +2 आयन का परीक्षण, जिसमें हम स्विट्जर्स रिएजेंट बना देते हैं। ठीक है, और फिर एक और यहाँ पर कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जब Ki के साथ करवाई जाए या पोटेशियम साइनाइड के साथ करवाई जाए एक्सेस में, तो फाइनल कंपाउंड जो बनता है विलेयशील संकुल, वो क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पर K3Cu I4, और यहाँ पे बनता है, अरे K3 आएगा यहाँ पर बेटा, यहाँ पे K3 लगा लेना, यहाँ पे K3 लगा लेना। इंसुलिन क्या होता है बेटा, बायोलॉजी तुम पढ़ते हो, मैं थोड़ी पढ़ता हूँ। ठीक, ओके, जिनके डायबिटीज हो जाती है उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं टाइम टू टाइम। हाँ जी, ये क्लियर हो गया, ये और ये बस बेटा। इसमें 2 चीजें और बची हुई है, इसमें मेरे को आपको 2 चीजें और पढ़ानी है, मुश्किल से मुश्किल 2 या 1.5, और फिर कल PYQ भी लगा लेंगे, कल PYQ लगा के इसको खत्म कर देंगे। हाँ जी, तो हम MB अंक इसको ज्यादा पढ़, अगर सफा हो रही तो ज्यादा पढ़, वरना फिर नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, टेस्ट का सिलेबस बिल्कुल बता दिया है मैंने, तीनों ही चैप्टर आएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, IUPAC और आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्लियर है, जॉन टेलर और ट्रांस इफेक्ट, ये बच गया बेटा, इन दोनों को पढ़ाना है मुझे, और PYQ कर लेंगे कल। ठीक है, खत्म हो जाएगा। ओके, और फिर उसके बाद कंटीन्यूअस ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, कंटीन्यूअस ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, फिर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वाला आपके साथ ये नहीं होगा, कंप्लीट ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, और ऑर्गेनिक जब तक हम एमीन तक कंप्लीट ना कर लें फिजिकल पे नहीं आएंगे। ठीक है, ओके, तो आप सभी का बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। और कल 12 बजे अगर किसी बच्चे को रासायनिक बल गतिकी का रिवीजन करना है तो कल 12 बजे मैं यूट्यूब पर उसका 1 शॉट लेक्चर लेकर आ रहा हूं। ठीक है, तो अगर किसी को पढ़ना है तो आ जाना। थैंक यू, जय हिंद।